अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, धरनों और जलसों की सियासत में इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। खान साहब की बेशुमार गुगलियों और बाउंसर्स के बाद अब हुकूमत भी परवेज रशीद साहब के जरिए दूसरा बल्कि पांचवा लगाने पर पूरी तरह मैदान में है। एक तो वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज रशीद साहब ने इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर तरीन की तैयारा बरदारी को आड़े हाथों लिया है, और दूसरी जानिब भी परवेज रशीद साहब ये कहते हैं कि इमरान खान की झूठ की फैक्ट्री 8 साल से चल रही है। अब अगले 8 दिन तक इमरान खान को हमारे सच सुनना पड़ेंगे। नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हुकूमत अगले 8 दिन में इमरान खान से मुतालिक कौन कौन से हकायक मंजर-ए-आम पर लाने वाली है, और मौजूदा सियासी बहरान का अगर इमरान खान जिम्मेदार हैं तो फिर हुकूमत आवाम के लिए कुछ करने की बजाय सिर्फ इल्जामात का जवाब देने पर इक्तफा क्यों कर रही है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद जनाब परवेज रशीद साहब। परवेज रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि जो एक मौजूदा और करंट डेवलपमेंट हुई है, जहांगीर तरीन साहब पर आपने इल्जाम लगाए, उन्होंने उसका जवाब दे दिया है। वो कहते हैं कि जो शेयर्स वाली बात आपने की वो भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो नाकिस थी, पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन मजीद और बेहतर लेकर आते, फिर इल्जामात लगाते। तरदीद कर दी उन्होंने आपके तमाम इल्जामात। मैंने तो अपनी जानिब से कोई बात नहीं की। मेरे हाथ में उनके ऑडिटर की तासीर हादी एंड कंपनी, उनके चार्टर अकाउंटेंट हैं, उनके चार्टर अकाउंटेंट की रिपोर्ट मेरे हाथ में थी, और जो बातें भी मैंने बताई, जो हकायक मैंने बताए, वो उनकी ऑडिटर की रिपोर्ट में दर्ज हकायक हैं। अगर उन्हें मेरी बातें गलत लगी हैं तो फिर वो अपने चार्टर अकाउंटेंट से कहें कि उसने उनकी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो गलत मुरतब कर ली है। ये शिकायत उन्हें अपने चार्टर अकाउंटेंट से होनी चाहिए, तासीर एंड हादी से होनी चाहिए, परवेज रशीद से नहीं होनी चाहिए। ठीक है जहांगीर तरीन साहब, मैं एक दफ़ा नाज़रीन आपको बता दूं, ओहदेदार हैं और अहम रहनुमा हैं पीके। परवेज रशीद साहब के साथ जब हमारा टाई अप हुआ इस प्रोग्राम के लिए, चूंकि इल्ज़ामात का सिलसिला जारी था प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस्तेमाल करते हुए, तो समा टीवी ने अपना यह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और कहा कि जी आप आएँ और अपना जो है वो मौक़िफ़, अपना केस जो है वो प्रेजेंट करें। परवेज रशीद साहब जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हमने जहांगीर तरीन साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, उनसे कहा था कि अगर वो आना चाहें, अपने इल्ज़ामात लगाना चाहें, या फिर जो लगे हुए इल्जामात हैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहें, तो हमारा प्लेटफॉर्म खुला है। वो उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक दफा फिर हम आपको बताते हैं कि आवाज प्रोग्राम का ये प्लेटफॉर्म मौजूद है हर पार्टी के लिए। परवेज रशीद साहब ऑनरेबल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अच्छा सर, यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि यही इल्जामात उन्होंने हुकूमत पर भी लगाए हैं, जैसे कि मियां साहब की फैमिली सरकारी खर्चे पे, उनकी पूरा जो उनका खानदान है वो चार्टर्ड प्लेन्स को इस्तेमाल करता है। हुकूमत की एक अपनी जिम्मेदारी बनती है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, आपने इल्जामात लगा दिए कि जी तैयारा उसका इस्तेमाल करते हैं सबसे बड़े शेयर होल्डर जहांगीर तरीन साहब। आपके पास क्या कोई शेयर होल्डर चल के आया था? आपको शिकायत उसने की थी कि देखें जी ये हमारी कंपनी के जो है वो शेयर होल्डर है सबसे बड़े, और ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, या अपने दही आपने किया ही? जी, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मैं पहले इस बात की वजाहत कर दूँ कि मैंने जो कुछ कहा वो इल्ज़ामात नहीं हैं, वो हक़ाइक़ हैं। जैसे कि मैंने आपकी खिदमत में अभी अर्ज़ किया कि मैंने अपनी जानिब से कुछ नहीं कहा। मैंने तो उनकी कंपनी जो है उसके ऑडिटर ने जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है, फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, हम सब की प्रॉपर्टी है वो, और जो सब देख सकते हैं, आप भी उसको देख सकते हैं, पाकिस्तान का हर शहरी उसको देख सकता है। मैंने उस ऑडिट रिपोर्ट को देखा है, और उस ऑडिट रिपोर्ट में जो हकायक दर्ज हैं मैंने वो बयान की हैं। पहली बात मैंने आपको ये बताई कि वो कंपनी का त्यारा जो है वो कंपनी की मिल्कियत है, और उस ऑडिट रिपोर्ट में उस कंपनी के एसेट्स में उस जहाज़ की मौजूदगी ज़ाहिर की जाती है कि जहाज़ कंपनी की मिल्कियत है, जहांगीर तरीन साहब की मिल्कियत नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डर्स की जो शेयर्स की तादाद है वो भी उस ऑडिट रिपोर्ट में लिखी हुई है, वो भी मैंने नहीं की। तीसरी बात जो मैंने बताई थी कि जो पिछला माली साल था, पिछले माली साल की ऑडिट रिपोर्ट में उस जहाज़ के किसी अखराजात का जिक्र नहीं किया गया था। अब हम सब जानते हैं कि जहाज़ जो है वो फ्यूल से उड़ता है, फिर उसके बाद उसके लैंडिंग चार्जेस हैं, उसके टेक ऑफ के चार्जेस हैं,
जितनी देर वो एयरपोर्ट पे खड़ा रहता है उसके पार्किंग चार्जेस भी आपको सिविल एविएशन को देने होते हैं। तो इनमें फिर उसकी जहाज़ की मेंटेनेंस है कि उसके पुर्जे जो हैं ख़ास प्रवास के बाद पुर्जे तब्दील करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें लेकिन जो आपने भी कहा था अखराजात परवेज़ रशीद होते साहब के जहाज गुस्से से उड़ता है। मैं भी वो गुस्से से उड़ता हो मैं भी वो किसका सिर्फ गुस्सा था, धरने किसका पे ये खड़े गुस्सा? मैं भी खान साहब जो गुस्सा दिखाते हैं उससे जहाज उड़ जाता हो और कंटेनर पे लैंड करता होगा, किसी सिविल एविएशन के एयरपोर्ट पे लैंड नहीं करता होगा, किसी कंटेनर पे लैंड कर जाता होगा। तो इसलिए उसके चलिए, अखराजात इससे उन्होंने फ्यूल की तो बचत होती 2012 है ना परवेज़ रशीद साहब। लेकिन यहाँ पर देखें सर, एक और सवाल उठता है। आप वजह फरमा रहे हैं कि ये आप के ऑडिट रिपोर्ट्स जो आप तक पहुंची इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, आप उनकी बिना पे ये बात कर रहे हैं। ये इल्जामात हुकूमत, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें अगर हुकूमत जो है वो अपना पूरा रिसोर्स उस पर लगा रही है, तो आप देखें ना हुकूमत पर भी तो इल्जामात हैं कि हुकूमत के तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, देखें हमजा शहबाज शरीफ साहब पर इल्जाम लगता रहा कि वो पंजाब हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह दीगर जो शरीफ फैमिली के लोग हैं वो सरकारी खर्च पे सरकारी जहाज या हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हैं। ये बातें भी सामने आती रही हैं। जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पहले तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो किसी भी सियासी जमात को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती और अगर वो कंट्रीब्यूशन करेगी तो उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जुर्माना होगा। ये कानून है पाकिस्तान का और ये कानून हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये पहले से कानून वजूद रखता है। नंबर 2, अगर किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कोई डायरेक्टर कंपनी में से कंपनी के किसी एसेट के ज़रिए किसी को कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको सज़ा हो सकती है जो 2 साल तक है। ये भी कानून है पाकिस्तान का कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी ना किसी सियासी जमात को कंट्रीब्यूट कर सकती है, ना किसी सियासी जमात के साथ मिलकर कोई काम कर सकती है। तो ये जहाज़ पब्लिक लिमिटेड कंपनी का है। उस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन साहब ने इस चीज़ से इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो मेरे बताई हुई हकीकत को तस्लीम किया है। वो ये कहते हैं कि जहाज़ तो मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ। उन्होंने जो जवाब दिया है वो ये है कि जहाज़ मैंने इस्तेमाल किया है लेकिन मैं उसका किराया जो है वो अपनी जेब से अदा करता रहा हूँ, ये वो कहते हैं। तो मेरा अगला सवाल उनसे ये था कि अगर आपने उस जहाज़ का किराया अदा किया पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, तो पहले तो कानूनन आपने जुर्म तो किया, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये काम कर ही नहीं सकती, किराए पे भी नहीं ये काम कर सकती कि वो सियासी मकासद के लिए किसी जहाज को, कंपनी के एसेट को इस्तेमाल करे। लेकिन चले मैं मान लेता हूं कि आपने उसका किराया अदा किया लेकिन होगा। ना, आप अगर इस गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ, जिससे आप खुद फरमा रहे हैं, अगर आप अदालत में जाते हैं, अदालत कहती है जी पकड़ ले इनको, आप तो आप खान साहब की तरह, जिस तरह उनके भी वारंट जारी हुए हैं, आप उनको भी नहीं पकड़ रहे, तो आप इनको भी नहीं पकड़ेंगे। तो कानून की अमलदार, आपने इल्जाम तो लगा दिया, कानून की अमलदारी नहीं करेंगे आप। जी, मेरी बात अगर मुकम्मल होने देंगे तो मैं सारी बातों का आपका जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं ठीक है सर कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो ये कर नहीं सकती। अब अगर वो ये कहते हैं कि मैं इसका किराया अदा करके इसको किराए पर लेता रहा हूं, तो फिर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने अपने जहाज को किराए पे चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम कंपनी के इस एसेट को अब हायरिंग के लिए भी दिया करेंगे, किराए पे उड़ाया करेंगे। आज तक इन्होंने किसी डायरेक्टर से या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इसका कोई इजाज़तनामा हमारे सामने नहीं है। नंबर 2, आपने जो जेब से पैसे दिए वो कंपनी के अकाउंट में आने चाहिए थे। कंपनी के किसी अकाउंट में ऑडिटर की रिपोर्ट में उन पैसों का जिक्र नहीं है कि वो पैसे दिए गए। आपकी किसी इनकम टैक्स रिटर्न में जहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस दिखाते हैं, वहाँ पे आपने इस एक्सपेंस को नहीं दिखाया। तो मेरा कहना यह है कि आप अपने एक झूठ को छुपाने के लिए मजीद झूठ बोल रहे हैं। अब दूसरी बात जो आपने कही कि कानून को अपना रास्ता अख्तियार करना चाहिए, बिल्कुल, इसके लिए SCPC एक अदारा है जिसने इस पे अमल कराना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को जो रेगुलेट करता है। अब उस अदारे का काम है, ये बात मंजरे आम पर आ गई, मैंने उसे मंजरे आम पर मैं लेके आया हूँ। SCPC का फर्ज है कि वो कानून के मुताबिक इस पे अपनी कार्रवाई करे। मेरी जहांगीर तरीन साहब से अच्छी ज़ाती सलाम दुआ है, हम एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिल लेते हैं जब कभी आमना सामना होता है, मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं है।
मैं सिर्फ खान साहब को ये रियलाइज कराना चाहता हूं कि कंटेनर पे खड़े होके दूसरों पर कीचड़ उछालना जो है वो बहुत आसान काम है, लेकिन आप जब ये काम करते हैं तो फिर आपका दामन जो है वो भी दागदार हो जाएगा। ठीक है। जब आप दूसरों से सवाल मुझे ब्रेक पूछते पे हैं जाना होगा, मुझे तो यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। एक क्विक सा आंसर सर काइंडली दीजिएगा। एसईसीपी को गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी, तजवीज देगी, या कोई फौरी इकदाम उठाया जाएगा अगर एक कानून की शिकनी हो रही है इस पैमाने पर, जैसा कि आपने फरमाया हो रही है? देखिए, एसईपीसी एक इंडिपेंडेंट अदारा होता है, खुद मुख्तार अदारा है वो एक, हम उसे हदायत जारी नहीं कर सकते, वो एक रेगुलेटरी बॉडी है। अब ये तमाम अखबारात में छप गया, उस रेगुलेटरी बॉडी को इसका नोटिस लेना पड़ेगा, खुद नोटिस लेना पड़ेगा। अगर वो इसका नोटिस नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है कि प्रेस में भी एक बात आएगी, उस रेगुलेटरी बॉडी पे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, पार्लियामेंट में ये सवाल उठ सकते हैं, पार्लियामानी कमेटियाँ ये सवाल एसईपीसी से कर सकती हैं। तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी का इस तरह पीछा भी नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ लोगों को इनकी शक्ल दिखाना चाहते थे कि ये जो खुद अपने आप को फरिश्ता साबित करते हैं और दूसरों को शैतान साबित करते रहते हैं, इनके अपने हाल अहवाल ऐसे हैं। नहीं, परवेज रशीद साहब, खान साहब अगर आप पर इल्जामात ना लगाते कंटेनर पर खड़े होकर धरनों में, तो फिर आप भी जो ऐसी बातें हैं जैसा आप फरमा रहे हैं, कानून शिकनियां हो रही हैं, बेज़ाब्तगियां हो रही हैं, वो आप मंजर आम पर ना लेके आते? जी, मैंने आपसे अर्ज किया कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, उस रेगुलेटरी बॉडी को अपने फ़राइज़ पूरे करने चाहिए। इस चीज़ का मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान की रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं वो अपने फ़राइज़ शायद पूरे तरीके से सर अंजाम नहीं दे रही। इस पे ज़्यादा बेहतर तरीके से हुकूमत को भी, पार्लियामेंट को भी, इनके जो कवानीन हैं उनको भी इतने बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के बनने चाहिए कि इस तरह की कोई बेज़ाब्तगी जो है वो ना छुप सके, क्योंकि ये दरअसल शेयर होल्डर्स की हक तलफी है और शेयर होल्डर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना एसईपीसी का काम है। एसईपीसी को अपना ये काम करना चाहिए। ठीक है। और परवेज रशीद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप बड़े स्मार्टली उसको अवॉइड करके निकल जाते हैं आगे। सर, मियां साहब, शरीफ फैमिली, तैयारे को इस्तेमाल करने की ये तनकीद आज की नहीं बहुत पहले की हो रही है, खासतौर पे पंजाब गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर, ये तनकीद आप पर बहुत ज्यादा है। कभी मौसर जवाब वहां से आपकी तरफ से इस बारे में नहीं आया, और खान साहब ने भी ये बात की, जहांगीर तरीन साहब ने भी ये बात की है कि पहले अपने गिरबान में झांके और बाद में इल्जाम लगाए। नहीं जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हेलीकॉप्टर को हमजा शहबाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के अखबारात में उसकी खबर छपी। जिस दिन वो खबर छपी, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने उसी दिन वो रसीदें जो उन्होंने पेमेंट की थी वो रिलीज़ कर दी और वो उस ज़माने के तमाम अखबारात में छप गई थी। इस वजह से वो किस्सा फिर ख़त्म हो गया वहीं पे। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब भी मुझे अपने अकाउंट्स में वो दिखा दें कि उन्होंने पैसे, जैसे वो कहते हैं मैंने पे किए हैं, जैसे हमजा ने फ़ौरन उसके एविडेंस जो थे वो अखबारात के हवाले कर दिए थे, इसी तरीके से ये भी एविडेंस फ़ौरन हमें दिखा दें। ठीक है, ब्रेक पे जाते हैं नाज़रीन। और एक दफा फिर आपको बताऊं कि जहांगीर तरीन साहब के लिए समा टीवी का आवाज़ प्रोग्राम का ये जो प्लेटफॉर्म है हमने ओपन किया था, उनको ऑफर दी थी कि वो यहाँ पर आएं, अपने ऊपर लगे इल्जामात का जवाब दें, भरपूर दिफा करें, मौका भी दिया जाएगा। परवेज रशीद साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात हो जाएगी। लेकिन पीटीआई की जो आला क़यादत है, एक ग्रेड क़यादत, तो काफ़ी मसरूफ़ नज़र आती है आजकल, टाइम उनके पास नहीं होता जी। लेकिन हमारी फिर भी कोशिश होती है कि हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि तस्वीर का जो दूसरा रुख भी है और दोनों पार्टीज की जो बात है वो आप तक पहुँच सके। एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी, परवेज रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज रशीद साहब, अगले 8 दिन अब आप भी इल्जामात लगाएंगे। 30 नवंबर को काफी कुछ एंटिसिपेट किया गया कि कुछ भी हो सकता है, काम खराब भी हो सकता है, वायलेंस भी हो सकता है। जनाब, इस सिचुएशन को, पॉलिटिकल टर्मोइल को डिफ्यूज करने के बजाय हम देख रहे हैं गवर्नमेंट तो इसको हवा दे रही है। खान साहब इल्जामात लगाते हैं, ठीक है, वो अपोजिशन में है, गवर्नमेंट में होते हुए क्या आप इल्जामात की बजाय इल्जामात ही लगाएंगे? अब जब शीशे के घर में बैठ के आप दूसरों पर पत्थर मारते हैं तो फिर आपको ख्याल आना चाहिए ना
کہ آپ کو اپنی آنکھ میں شہتیر نظر نہ آئے اور دوسروں کی آنکھ میں آپ بال تلاش کرتے ہیں، تو یہ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں انہوں نے کس کلچر کو پروموٹ کیا ہے۔ ہم تو تنگ آمد بجانگ آمد ہمیں یہ بات کرنی پڑی۔ پہلے دن سے جب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا جتنے ٹاک شوز ہوتے تھے، پرائم منسٹر صاحب کی جتنی گفتگو ہوتی تھی، تقاریر ہوتی تھیں، ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے بڑے بڑے 3 ایشوز ہیں جنہیں ریزالو کرنے کے لیے ہم اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اور 5 سال کے بعد ہم اپنے کام کو لیے پاکستان کے لوگوں کو جواب دہ ہوں گے۔ ہم نے کہا تھا پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان میں توانائی کا بحران ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان کا اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہے، اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو روزگار کے مواقع مل سکیں اور پاکستان کے عوام جی خوشحالی کے دن دیکھ سکیں۔ بالکل، لیکن پرویز رشید صاحب یہاں پر نا ایک ذمہ داری، یہ کنسرن صرف میرا نہیں ہے، یہ پوری پاکستان کی عوام کا ہے، کیونکہ آپ حکومت میں ہیں، ذمہ داری آپ کی زیادہ بنتی ہے۔ دیکھیں خان صاحب آج سے 15 20 یا 25 دن پہلے اپنے ایک بڑے ہی سخت موقف سے پیچھے ہٹے، وہ تھا وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ۔ اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے تھا۔ آگے انہوں نے 30 نومبر کی ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، حکومت کو چاہیے تھا کہ مذاکرات کرتی، بات کرتی، ایسکلیٹ نہ ہونے دیتی سچویشن کو۔ اب اگر سر اگلے 8 دن آپ بھی یوں ہی بیان بازی جاری رکھیں گے، الزامات، چلے الزامات میں ان کو نہیں کہتا، جو بھی بات آپ کریں گے ان پر ایلیگیشنز لگائیں گے پروف کے ساتھ، وہ تو ہوا دے گی نا اس آگ کو۔ جی علی حیدر، ذرا 13 اگست سے پہلے چلے جائیے۔ خان صاحب کے 2 مطالبے تھے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان میں انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے، اور یہ انہوں نے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں کہا تھا، اور 2 ٹیلی ویژن انٹرویوز میں کہا تھا، اور ایک انٹرویو آپ کے ٹیلی ویژن چینل سے ہی چلا تھا، اور غالباً ندیم ملک صاحب نے وہ انٹرویو کیا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، اور ایک دوسرا انٹرویو تھا جو فریحہ نے کیا تھا جو وقت ٹیلی ویژن پہ کام کرتی ہیں۔ دونوں انٹرویوز میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے، اور دوسرا ان کا مطالبہ تھا کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے۔ انتخابی اصلاحات پاکستان مسلم لیگ نون کے پروگرام میں بھی اور منشور میں بھی شامل تھیں، اور باقی جماعتوں کے منشور میں بھی شامل ہیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ انتخابات کو مزید شفاف بنانے کے لیے اصلاحات کی جائیں۔ پرائم منسٹر نے ایک خط اسپیکر قومی اسمبلی کو لکھا، انتخابی اصلاحات کی ایک کمیٹی بن گئی، وہ کمیٹی اپنی درجن سے زیادہ میٹنگز اب تک کر چکی ہے۔ خان صاحب کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ کسی ایک میٹنگ میں بھی وہ شرکت کرتے، اس سے ان کی دلچسپی کا اندازہ لگائے کہ انتخابی اصلاحات میں ان کی کیا دلچسپی ہے۔ دوسرا خط ہم نے لکھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، اور ان سے ہم نے کہا کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے انتخابات چوری کر لیے گئے ہیں، انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، انتخابات میں مجھے ہرایا گیا ہے، تو چیف جسٹس ایک کمیشن بنائیں جو یہ انکوائری کرے کہ اگر ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ بالکل صاف، کسی ایمبیگوٹی کے بغیر ٹرمز آف ریفرنس ہیں جو اس خط میں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ خط بھی آپ سب لوگوں کے پاس موجود ہے، میڈیا کے پاس وہ خط موجود ہے۔ بغیر کسی ایمبیگوٹی کے چیف جسٹس صاحب کو لکھ دیا گیا۔ اب خان صاحب 14 اگست کو آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، میں تو کسی کمیشن کو نہیں مانتا، میں تو کسی انتخابی اصلاحات کی کمیٹی کو نہیں مانتا، میں تو آیا ہوں یہاں پہ حملہ کرنے کے لیے، یلغار کرنے کے لیے، میں گریبانے سے پکڑ کے لوگوں کو باہر گھسیٹوں گا، قبریں میں نے کھود دی ہیں، کفن میں نے پہن لی ہیں، اور قبریں کھودی گئیں، کفن جو ہیں وہ پہن کے مظاہرے کیے گئے۔ اس کے بعد سن لیجئے میری بات، ذرا نرم ہو گیا نا پرویز رشید صاحب، دیکھیں آپ حکومت میں، آپ کی ذمہ داری سر زیادہ بنتی ہے، اب ان کا موقف اب نرم ہو گیا، کیا اب نہیں چاہیے تھا کہ ان 10 15 20 دنوں کے اندر معاملہ کو سلجھا لیا جاتا؟ پہلے تو یہ دیکھیے نا کہ جو پاکستان کو انہوں نے نقصانات تھے وہ تو پہنچا لیے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ان کا موقف نرم ہو گیا۔ چلیے موقف نرم ہو گیا، کیا ہم نے بات چیت کے لیے کمیٹی مقرر کی، بات چیت شروع ہو گئی، کیا اس بات چیت کو ڈی سون نواز شریف صاحب نے کیا تھا یا عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کیا تھا؟ خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اپنی کمیٹی پر بھی عدم اعتماد کر دیا اور بات چیت کے عمل کو روک دیا۔
खान साहब उस जमाने में बार बार ये कहते थे कि कमेटी 5.5 नकात मान चुकी है, एग्री करती है। आधा नुक्ता है जो नवाज शरीफ साहब के इस्तीफे से मुतल्लिक है, जब तक वो नहीं माना जाएगा मैं नहीं मानता। अच्छा, अब जब वो खुद आधा नुक्ता उन्होंने छोड़ दिया, उससे विथड्रा कर लिया और बकौल आपके उन्होंने नरमी इख्तियार कर ली, उन्होंने रहम कर दिया, तो आप मुझे बताइए कि फिर 5.5 नकात पे तो हम मुत्तफिक हैं। फिर खान साहब 30 अगस्त को या 30 नवंबर को दोबारा यलगार क्यों कर रहे हैं? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगर पास वो जाएं यलगार और कहें कर रहे कि हैं ना, जनाब आप उनको गिरफ्तार कर लें। अरेस्ट वारंट एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उनके निकाले हुए हैं। परवेज रशीद साहब, एक शख्स जो है वो एब्सकॉन्डर है, इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, बल्कि दोनों। जी, गिरफ्तार कर मैं पर बात हमारे पास एक और ऑप्शन भी है ना, गिरफ्तार करने के अलावा भी एक ऑप्शन है ना। आपकी मर्जी का ऑप्शन तो मैं नहीं इख्तियार करूंगा ना। हमने पहले भी सब्र से काम लिया था, तहम्मुल से काम लिया था। ये तो लॉ ये कह रहा है ना सर, मैं नहीं कह रहा। मैं देखिए, हमने अल्लाह तो पहले भी बहुत कुछ कहता था, लेकिन हमने सब्र का रास्ता इख्तियार किया, तहम्मुल का रास्ता इख्तियार किया, बर्दाश्त का रास्ता इख्तियार किया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चूंकि आपने गुफ्तगू यहाँ पे पहुँचाई थी कि खान साहब ने नरमी इख्तियार कर ली, तो अगर उन्होंने नरमी इख्तियार कर ली है तो वो बजाय इस्लामाबाद पे दूसरी यलगार करने के वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जाके कहें कि जो कमीशन के लिए प्राइम मिनिस्टर ने आपको लिखा हुआ है, नहीं वो तो कहते हैं मैंने प्रोटेस्ट करना है और चले जाना है, मैंने कोई हंगामा आ रहा है ये धावा नहीं बोलना यहाँ पे। फिर इसका मतलब है कि नरमी का रास्ता तो उन्होंने नहीं इख्तियार किया ना। प्रोटेस्ट करने का उनका शौक है, तो हम उनका प्रोटेस्ट का शौक जो है वो अपना पूरा करें। प्रोटेस्ट तो अगर तो वो कोई भी कर सकता है, जमहूरी हक है परवेज रशीद साहब। तो मैंने रोका अगर नुकसान पहुंचाया है खान साहब ने, परवेज रशीद साहब, तो नुकसान किससे पहुंचाने दिया? गवर्नमेंट अगर वहां पे अपनी रीट एस्टैब्लिश करती और अगर आईनी हाथ से निपटती तो जो आप फरमा रहे हैं वो नुकसान ना पहुंचता, पीटीवी पर हमला ना होता और अभी भी बात जो है वो इतनी आगे ना बढ़ती। जी, चूंकि वो चाहते थे कि कुछ लाशें गिर जाएं, उन्हें कुछ लाशें ज़रूरत है सियासत करने के लिए, जिनको कंधों पे उठा के वो सियासत करें। वो भी सियासत कर रहे हैं और हम सियासी हिकमत अमली से उसका जवाब दे रहे हैं। इसका हक मेरी हुकूमत को पूरा पहुंचता है कि हम तदब्बर से काम लें, अपने दुश्मन के फैलाए हुए जाल में ना आएं। वो अपनी सियासत करते हैं, उनकी अपनी तदाबीर हैं, हम उस सियासी तदाबीर को अपनी हिकमत से नाकाम करने का पूरा हक रखते हैं और हम अपने उस हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वजीर इत्तलात की क्या इत्तलात हैं कि 30 नवंबर को होने क्या जा रहा है? जाहिर बात है आपको लोग बताते ही होंगे जी उनका ये प्लान है, वो ये करने जा रहे हैं, तो क्या आपके पास परवेज रशीद साहब इत्तलात हैं? देखिए, सिर्फ वज़ीर इत्तलात को नहीं, उन्होंने कंटेनर्स पे खड़े होकर भी और फिर मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में जलसों में जो तकारीर की हैं वो दोनों किस्म की तकारीर हैं। नरम तकारीर भी हैं और गर्म तकारीर भी हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे टाइगर्स फिर जो करना चाहेंगे वो करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत मुंजमद कर दूंगा, मैं उसको चलने नहीं दूंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम जलाओ करेंगे, घिराव करेंगे, मार देंगे, मरवा देंगे। ये बातें भी उन्होंने की सारी, और वो पाकिस्तान के सारे लोगों ने आपके टेलीविजन के ज़रिए जब आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे तो ये सब बातें लोगों ने सुनी हैं। फिर अब वो ये भी कहते हैं कि मैं तो पुरअमन एहतजाज करूँगा, मैं आइन और कानून के रास्ते के अंदर रहूँगा, मेरा जलाओ घराव से कोई तल्लक नहीं है, ये मैंने नहीं कहा, ये तो किसी दूसरे ने कह दिया। जब दूसरा कह रहा था तो मैं उस वक्त सोया हुआ था और कंटेनर के अंदर सोया हुआ था। वो इस किस्म की बातें भी कर लेते हैं। तो हमने उनकी दोनों बातें सुन ली हैं, हमने उनकी दोनों बातें रजिस्टर क्या है परवेज रशीद साहब के 30 नवंबर को जलाओ घेराव होगा? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, दोनों बातें उनकी हमने सुन ली हैं, दोनों रजिस्टर कर ली हैं। उनका माजी का रिकॉर्ड ये है कि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उन्होंने कहा था जब पहले वो आए थे 13 अगस्त को जब आए थे इस्लामाबाद, तो उन्होंने कहा था कि वो रेड जोन में नहीं जाएंगे, कोई हंगामा आराई नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ब्रीच ऑफ द कंट्रैक्ट किया। जो रिटन कंट्रैक्ट था उनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसको उन्होंने तोड़ा, उसकी वादा खिलाफी की। अब उनकी बातों का दोबारा एतबार नहीं किया जा सकता। दोनों बातें वो कहते हैं। हमने दोनों तरह की अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अगर वो पुरअमन एहतजाज करेंगे, जलसा करेंगे, तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जैसे आपने खुद कहा, ये उनका जमहूरी हक है, ये जमहूरी हक उनको
पूरा उनका होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। लेकिन अगर वो जलाओ घराओ की सियासत करेंगे, जो दूसरी बात उन्होंने खुद कही हुई है उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, फिर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। फिर चौधरी निसार साहब बिल्कुल तैयार बैठे हैं, उन्होंने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको भी तैयार करके रखा हुआ है। तो फिर रबर अगर बुलेट्स वो भी चलेंगी क्या? फिर डंडा भी चलेगा पुलिस का, सब होगा परवेज रशीद साहब? मैंने ये बातें नहीं कही, मैंने आपसे कहा कि अगर वो कानून के अंदर रहकर अपना एहतजाज करेंगे तो इस हक को तस्लीम किया जाएगा और उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। चलें, पर वजीर इत्तलात को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं। परवेज रशीद जो कि एक जहांदीदा सियासतदान हैं, जिन्होंने बहुत सियासतदानों को सिखाया भी है, उनकी पर्सनल कैपेसिटी में आपको क्या लगता है कि क्या होने क्या जा रहा है? क्या तदबीर जो है वो खान साहब अपनाएंगे? आपको लगता है इनकी आखिरी इनिंग होगी खान साहब की, जिसको वो 30 नवंबर को खेलना चाहते? नहीं, देखिए, मैं इस किस्म की पेशन गोइयाँ नहीं करता। जो तोते फाल निकालते हैं उनकी फालें तो पिछले तमाम अरसे में नाकाम हो चुकी हैं। अगर तोतों की फालों पे यकीन किया जाता तो अभी परवेज रशीद आपके सामने गुफ्तगू ना कर रहा होता, क्योंकि मैंने तो बड़ी ईद पे कुर्बान हो जाना था। हमारे बारे में तो पेशन गोई ये थी कि हमारी कुर्बानी होगी बड़ी ईद पे। अभी कोई बकरा बैठा होता आपके सामने और वो गुफ्तगू कर रहा होता, क्योंकि हमारी हो जाती तो बकरे बच जाते ना। तो हमारे पास ऐसी कोई पेशन गोई नहीं है। होती नहीं है ना परवेज रशीद साहब, होती बकरों की कुर्बानी है बेसिकली। जी हाँ, तो मैं कोई पेशन कोई नहीं करना चाहता, मैं एक तवक्को करता हूँ। मैं सिर्फ आपके सवाल जो हैं, मैं भी एक सवाल मेरे ज़हन में भी आता है, मैं भी इस बात पे सोचता हूँ कि आखिर इसकी क्या वजह है कि जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, पाकिस्तान में कोई बिजली का मंसूबा लगाने की बात भी नहीं की जाती थी, पाकिस्तान का रुपया दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा था, डॉलर मजबूत हो रहा था, पाकिस्तान के रिजर्व्स जो हैं वो श्रिंक कर रहे थे, पाकिस्तान का बजट डेफिसिट जो था बढ़ रहा था, पाकिस्तान की जीडीपी जो थी वो नीचे से नीचे जा रही थी। तो पाकिस्तान में कोई धरना नहीं हुआ, पाकिस्तान में कोई एहतजाज नहीं हुआ, पाकिस्तान में कोई आज़ादी मार्च नहीं था, कोई इनकलाब मार्च नहीं था। जब काबुल पाकिस्तान से नाराज था, वाशिंगटन पाकिस्तान से नाराज था, लंदन पाकिस्तान से नाराज था, तो पाकिस्तान में किसी को नहीं सूझी कि वो आए और इस्लामाबाद पे हमला कर दे, यलगार कर दे। ठीक है, सब लेकिन ने अब उस बुरी सूरत इस दौर की हुकूमत में ऐसा हुआ है, मुझे बहुत माजरत के साथ इंटरप्ट करना पड़ेगा सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बहुत पुश किया जा रहा है। ब्रेक जब मैं लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, आपकी इसी बात से हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, विल कम बैक आफ्टर अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। परवेज रशीद साहब, 30 नवंबर के जलसे से पहले, चूंकि रेड जोन के अंदर अब इलीगल असेंबली है, बिल्कुल मना, तो 30 नवंबर से पहले खान साहब को और उनके कंटेनर को वहां से हटा दिया जाएगा और उनको जगह छोड़ने का कहा जाएगा। जो लोग पाकिस्तान की मईशत को तरक्की करते देखना नहीं चाहते, जो लोग पाकिस्तान को दुनिया में एक बावकार मुल्क के तौर पर देखना पसंद नहीं करते, उनको कहीं ना कहीं से कोई तकलीफ पहुंच रही है। और उन्होंने आज़ादी मार्च भी किसी ने शुरू कर दिया, किसी ने इनकलाब मार्च शुरू कर दिया, किसी ने धरना देना शुरू कर दिया। तो ये तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भी इन चीज़ों को देख रहे हैं। इसलिए जब आप 30 की बात मेरे से बार बार करते हैं तो मुझे 100% यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान में हुकूमत से इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, उनकी हुकूमतों से शिकायत ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि ये हुकूमत डिलीवर कर रही है। इस हुकूमत ने इन 16-17 महीनों में लेकिन इससे नुकसान हुआ क्या परवेज रशीद साहब इन धरनों से? आपको इन धरनों से नुकसान हुआ? जी, इस धरने से ये नुकसान, जी, इस धरने से ये नुकसान हुआ कि जो काम पावर प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में 6 महीने गुजर चुके होते उन पे काम होता हुए शुरू हुए, वो अब 6 महीने लेट हो गए। लिहाजा पाकिस्तान के लोगों को आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया सर इस बात को, इसका मतलब है बेबसी तो फिर हुकूमत की है ना, कि जो एक इतने से जत्थे से निमट नहीं पाई अब तक। सर, एक तरफ आप कहते हैं कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए जो कि हमें नुकसान हो रहा है, और एक तरफ आपकी ये भी स्ट्रेटजी है कि चले इनको करने दें, ये खुद ही थक हार के वापस आ जाएंगे, इनसे हम बात नहीं करते। देखिए, जमहूरियत जो है उसमें आपको कीमत देनी पड़ती है।
یہ جمہوری اصولوں کو بلند رکھنے کی ایک قیمت ہے جو پاکستان کو دینی پڑی، پاکستان کے عوام کو دینی پڑی، پاکستان کی اذیت کو دینی پڑے گی۔ لیکن یہ قیمت کس نے لی ہے؟ یہ عمران خان صاحب نے قیمت لی ہے۔ لہذا کل کو جب الیکشن ہوں گے، الیکشن میں جب ہم اپنے لوگوں سے چل کر بات کریں گے تو ہماری سیاسی کمپین پھر اسی بات پہ ہوگی کہ ہم آپ کی خدمت کرتے تھے، یہ راستے میں روڑے اٹکاتے تھے۔ لہذا اگر آپ کی تکالیف کا عرصہ دراز ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود کب تک ادا کرنا ہم نے پڑے گی پرویز رشید صاحب؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اپنی ہمت سے اور ان کا ساتھ نہ دے کے، دیکھیے آج کوئی چیمبر ان کے ساتھ نہیں ہے، آج کوئی بار ایسوسی ایشن ان کے ساتھ نہیں ہے، آج کوئی پریس کلب ان کے ساتھ نہیں ہے، آج سول سوسائٹی کا کوئی آدمی ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ تنہا کھڑے ہیں۔ یہ سب سے بڑا پاکستان کے عوام کا ان کا بائیکاٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی سیاسی شعور کی اور پختگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ہمارے لیے وہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ پروگرام کا چونکہ اختتام ہونے والا ہے، کچھ ریپڈ کوسچنز ہیں پوچھوں گا آپ سے کیونکہ احاطہ ہو سکے تمام موضوعات کا۔ سر اتنا بتا دیں کہ اگلے 8 دن تک گورنمنٹ عمران خان صاحب سے کوئی بات، کوئی مذاکرات کرے گی، کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی حجت تمام کرنے کی کوشش کرے گی کہ معاملہ 30 سے پہلے حل ہو جائے؟ ہم نے اسلام آباد کی مقامی انتظامیہ سے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ کریں اور انہیں پورا فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ 30 تاریخ کا اپنا جلسہ پرامن طریقے سے منعقد کریں، اور پھر اس کے بعد سیاسی طور پر وہ بات چیت جو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ ٹھیک ہے، 30 نومبر سے پہلے خان صاحب کو ریڈ زون سے باہر نکالیں گے؟ خان صاحب چونکہ کہتے ہیں کہ 30 کا جلسہ میں نے ہر قیمت پر کرنا ہے، تو ہم ان کی ضد جو ہے اس کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہتے۔ ہم ان کی ضد کو پورا کرنے کے لیے ان سے تعاون کرنے کو تیار ہیں کہ وہ 30 نومبر کا جلسہ پرامن طریقے سے کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اس پہ بات چیت ان کے ساتھ مقامی انتظامیہ کرتی رہے گی اور مقامی انتظامیہ اپنا کیا ان فرض سے پورا کوئی کرے گی۔ ریٹن کوئی گارنٹی لی جائے گی پرویز رشید صاحب اس معاملے میں؟ چونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے دھوکہ کیا تھا، اپنے ریٹن ایگریمنٹ سے بھی وہ مکر گئے تھے اور بریچ آف کنٹریکٹ انہوں نے کیا تھا، ریڈ زون میں داخل ہوئے، پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہوئے، پی ٹی وی کے نشریات معطل کر دیں، پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازوں تک پہنچ گئے۔ تو اس دفعہ ذرا پکا ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ نہیں، یہ پکا ایگریمنٹ ہوگا کیا؟ پہلے بھی تو ریٹن ہی تھا، اب بھی ریٹن ہوگا یا کچھ اور مختلف نوعیت کا ہوگا یہ پکا ایگریمنٹ؟ یہ مقامی انتظامیہ کی ثوابدید پہ ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی تسلی پوری کریں، یقین دہانی پوری حاصل کریں۔ بیچ میں کوئی امپائر تو نہیں ڈالیں گے پرویز رشید صاحب؟ کوئی امپائر تو نہیں بیچ میں ڈالیں گے؟ نہیں، ہم نے امپائر کیوں ڈالنا ہے؟ امپائر کا انتظار تو خان صاحب کو تھا اور انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جس طرح کا امپائر وہ چاہتے ہیں وہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو سکتا ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کسی امپائر کا کوئی وجود نہیں۔ میں صرف 30 نومبر کے امپائر کی بات کر رہا ہوں، میں آگے کی بات نہیں کر رہا، صرف 30 نومبر کا امپائر، اس کی گارنٹی کے سب امن و امان سے ہوگا۔ وہ مقامی انتظامیہ جانے، اس کا کام جانے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے دوران اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ بھی مقامی انتظامیہ کے سپرد ہے پرویز رشید صاحب، یا بڑے پیمانے پہ یا خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا عدالت کے حکم کی روشنی میں؟ دیکھیے، یہ آپ کا سوال جو ہے مفروضے پر مبنی ہے کہ اگر ایسا ہوا، میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ اگر وہ پرامن احتجاج کریں گے جس کی قانون اجازت دیتا ہے تو قانون ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، میں یہ لفظ بول رہا ہوں۔ لیکن عوام یہ جاننا چاہتی ہے نا پرویز رشید صاحب کہ اگر ایسا ہوا تو دیکھیں نا، شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں سٹیج پہ کھڑے ہو کے یا اس دن یا ماریں گے یا مر جائیں گے، تو ایسی اشتعال انگیز ولولہ انگیز تقاریر تو ہوئی ہیں نا جس سے ایک دفعہ سوچ وہاں جاتی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اگر وہ قانون کے دائرے کے اندر رہیں گے قانون ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اگر وہ قانون کے دائرے سے باہر نکلیں گے قانون ان کو گردن سے دبوچ لے گا۔ اچھا، اب چاہے خان صاحب خود ہی کیوں نہ ہو، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ٹھیک ہے پرویز رشید صاحب، آخر میں اس معاملے کا حل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، جلسے جلوس، یہ دھرنے پروٹیسٹ
یہ اب پتہ نہیں کتنے اور دیر تک جاری رہیں گے. اس مسئلے کو, اس سچویشن کو ڈیفیوز کس طرح کرے گی گورنمنٹ؟ حکومت اپنا کام کرنا چاہتی ہے, حکومت توانائی کا بحران حل کرنا چاہتی ہے, حکومت دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتی ہے, حکومت اکنامک ڈیولپمنٹ کرنا چاہتی ہے. حکومت اپنے انہی کاموں میں مصروف ہے, حکومت اپنے انہی کاموں میں مصروف رہے گی. ہم پاکستان کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں, ہم خدمت کا سفر جاری رکھیں گے. پرائم منسٹر بھی آپ نے دیکھا. اور اگر اگلے 4 سال بھی اپوزیشن پارٹیز سڑکوں پہ بیٹھی رہتی ہیں اور آپ ریسٹورنٹ کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں اور انویسٹر بھاگ جاتے ہیں, تو آپ یوں ہی بیٹھے رہیں گے, کرتے رہیں گے, اس کا انتظار کرتے رہیں گے؟ ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے. انویسٹر پاکستان سے بھاگا نہیں. انویسٹر جو ہے, آپ اگر پاکستان سے, انہوں نے اتنا بڑا دھرنا دیا, کیا اس کے بعد انویسٹر بھاگ گیا پاکستان سے؟ اتنا واویلا مچایا پرویز رشید صاحب آپ نے, گورنمنٹ نے اتنا واویلا مچایا کہ لوگ بھاگ گئے, انویسٹر بھاگ گئے, یہ دیکھو کیا ہو گیا. نہیں علی حیدر صاحب, صرف ڈیلے ہوئے کام, ڈیلے ہوئے, لیکن وہ بھی اب ان کا بھرم ٹوٹ چکا ہے. وہ ایک دفعہ تھا, شیر آیا, ایک دفعہ. اس طرح کا دھوکہ ایک دفعہ چلتا ہے, بار بار نہیں چلتا. ٹھیک ہے پرویز رشید صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ہمیں وقت, بہت بہت شکریہ. ناظرین, کچھ اہم باتیں ہوئیں انفارمیشن منسٹر, فیڈرل انفارمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب سے, اور چونکہ 30 نومبر کا جلسہ بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے, کیونکہ اس جلسے کو لے کر کے بہت بلند و بانگ دعوے کیے گئے ہیں. اس سے پہلے جو ایک پی ٹی آئی کی قیادت میں اور گورنمنٹ کے دوران محاذ آرائی کا سلسلہ ہے, وہ بھی اسکلیٹ کر رہا ہے, پارا بڑھتا جا رہا ہے. جہانگیر ترین صاحب نے جو الزامات کا جواب دیا, جس طرح پرویز رشید صاحب نے کچھ ڈاکومنٹس کے ساتھ الزامات لگائے, اس کی بھی کچھ بات ہوئی. ہم ایک دفعہ پھر اس بات کو ریٹریٹ کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم نے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ وہ یہاں پر آئیں, اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں, اور جوابات اگر دینا چاہتے ہیں, ڈیفنس میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے تیاری کر لی ہے کہ اگلے 8 دن وہ بلہ پکڑ کے ہر بال پر شاٹ لگانے کی کوشش کرے گی. لہٰذا خان صاحب کو اپنی فیلڈنگ بڑھانا ہوگی, پاور پلے کا استعمال کریں یا پھر کچھ نہ کچھ اسٹریٹجی بنانا ہوگی اب ان کو بھی. فی الحال تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.